मुहिम तो बहुत अच्छा है, इससे जन जागरण होगा। इससे काफ़ी गलियों में आपको दिखाई देगा सीवर जाम, नाली बह रहा है सड़कों पर, और कहीं कहीं सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं। यहाँ के व्यापारी चाहते हैं महंगाई भी नियंत्रण हो, जनता भी यही चाहती है महंगाई भी नियंत्रण हो। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे माने जाने वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी से ही राजेंद्र कुमार गुप्ता जी से, और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय वाराणसी की। और अगर राजनीति की बातें की जाए तो 2022 की जो राजनीति है किस कदर चल रही है, क्या विशेष मुद्दे होंगे, क्या अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं। जी स्वागत है सर आपका। अगर बातें की जाए तो वाराणसी में पूर्व की अगर सरकारों में और अब की सरकारों में अगर अंतर देखा जाए तो क्या अंतर आप देख रहे हैं यहाँ पे वाराणसी में विकास मॉडल की? वाराणसी में पूर्व की सरकारों की अपेक्षा इस समय कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे क्षेत्रों पर, जबकि जनता वाराणसी की आज भी नाराज़ ही है। उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी नाराज़ हैं, किसान भी नाराज़ हैं और व्यवसायी भी नाराज़ हैं, जबकि व्यवसायियों के सहयोग से ही भाजपा की सरकार अब तक जीतती आ रही है, लेकिन व्यवसायियों को के साथ अन्याय हो रहा है। व्यवसायी कुछ ध्यान नहीं दिया, उनका शोषण उत्पीड़न सब हो रहा है। जैसे ये जीएसटी को लेकर के, जीएसटी में भी विषमताएँ हैं, उसको लेकर भी व्यापारियों में नाराज़गी है। और जब कभी शिकायत लेकर के कहीं अधिकारी के पास जाते हैं तो उसका भी होता है, ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है, इससे व्यापारियों में आक्रोश है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो व्यापारियों में आक्रोश जरूर है, पर विकास मॉडल की अगर बातें की जाए, वाराणसी विकास मॉडल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? वाराणसी का विकास हुआ है, लेकिन अभी भी विकास में वाराणसी पिछड़ा ही है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि पिछली सरकारों की अपेक्षा वर्तमान समय में कुछ विकास कार्य हुआ है, लेकिन उन गली कूचों में नहीं हुआ है जहाँ तक उनकी निगाह नहीं पहुँच पाई है। अभी भी देखेंगे तो गलियों में जाएंगे, जबकि बनारस गलियों का शहर है, गलियों में जाएंगे तो काफ़ी गलियों में आपको दिखाई देगा सीवर जाम, नाली बह रहा है सड़कों पर, और कहीं कहीं सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं, ऐसे ही दिखाई देता है। चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत से यहाँ पे चुनाव के जो समीकरण को आपने देखे होंगे। पूर्व की बातें की जाए 2007 में जनता जनार्दन जो है बीएसपी पे मुहर लगा देती है। इसके साथ अगर बात की जाए 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती, 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, फेस करते हैं योगी आदित्यनाथ इसमें 2022 के लिए। तो जो अगर देखा जाए तो जो जनता का जो मूड जो है वाराणसी में 8 की 8 सीट जो है भगवा मय हो चुके थे, एनडीए के खाते में गए। तो बातें की जाए तो 2022 का जो चुनाव होगा ये किन मुद्दों के साथ वाराणसी की जनता वोट करेगी, क्या लगता है आपको? आगामी विधानसभा चुनाव में वाराणसी में यहाँ के व्यापारी चाहते हैं महंगाई भी नियंत्रण हो, जनता भी यही चाहती है महंगाई भी नियंत्रण हो, लेकिन सरकार महंगाई भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है और पैसे के बौछार औसत से ज़्यादा हो रही है, लेकिन विकास का कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा है। विकास हुआ भी है, थोड़ा बहुत हुआ है और हर जगह हो नहीं पाया, इससे काशी की जनता नाराज़ है। और आशा है कि आगामी चुनाव में कि हो सकता है भाजपा का नाबूद भी हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सपा की साइकिल की रफ्तार तेज दिख रही है, प्रचार प्रसार भी उनका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और जनता का रुझान भी सपा की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए जनता भी चाह रही है कि कुछ परिवर्तन हो। 2017 में अगर बातें की जाए 2017 के पूर्व 2012 की समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। उसके बाद 2017 में सैकड़ा से दहाई पे समाजवादी पार्टी आती है। तो समाजवादी ही पार्टी क्यों ऐसा विकल्प बनेगी, बीएसपी क्यों नहीं? क्योंकि हम ये सवाल इसलिए ले रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बातें की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीएसपी बेहतर थी, समाजवादी बेहतर आपको नज़र आई, या फिर मौजूदा बीजेपी नज़र आ रही है आपको? देखिए, बसपा और सपा में दो अंतर है। बसपा में अंतर ये है कि वो अधिकारियों में खौफ पैदा करके पैसा कमाती थी, और राजनीतिक मामले में जहाँ तक टिकटों का सवाल था, पैसा दे देकर टिकट देती थी। ये उनके ही कार्यकर्ता जब पार्टी छोड़ के बाहर भागे हैं, वही खुद अपने जमान से कह रहे हैं। और सपा में ज़्यादातर तमंगली ज़्यादा है, और ये जहाँ तक सवाल है नियंत्रण वाली बात है, नियंत्रण तो रहा बसपा के राज्य में, लेकिन अधिकारियों को खौफ पैदा किया बहुत ज़्यादा। तो माना जाए जैसे अधिकारियों के ऊपर जो लगाम जो है बीएसपी बेहतर लगाती है, बीजेपी उस मामले में फेलियर साबित होती है। क्या बीजेपी के यहाँ पे बातें नहीं सुनी जाती हैं, विधायकों को छूट नहीं मिलती, कोई बात अपनी नहीं मनवा पाते हैं? नहीं, ऐसा है कि दोनों में अंतर है।
बीजेपी की सरकार में ये देखा गया है कि योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा हर जिले के पदाधिकारियों को सौंपा गया, कहा गया है कि आप लोग किसी भी मामले में किसी भी थाने पर या किसी भी अधिकारी पर सिफारिश के लिए न जाएँ। तो हो भी रहा है ऐसा। और लेकिन वहाँ सपा के कार्यकाल में ये था कि ये कार्यकर्ता ही खुद के ऐसा चढ़ाई करते थे कि अधिकारी का दिमाग कुछ काम नहीं करता। तो सवाल इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी के जब जो कार्यकर्ता जो हैं उनको ज़्यादा छूट मिलती थी, बीजेपी में जो इनके जो पदाधिकारी जो हैं, इनके विधायक हैं, अगर जो इनको जो छूट नहीं मिले तो जनता चाहती जो जनप्रतिनिधि हों उनकी बातें कैसे सुनी जाए। भाई मार्फत तो कोई होना चाहिए, कोई ना कोई बीच का ऐसा कोई आदमी हो जो अपनी समस्याओं को जाके कहे, प्रशासन से जो पीड़ित हो, शासन से कोई अपनी बात, तमाम तरीके के सवाल आते हैं। तो आखिर जनता का जो मूड है तो क्या वो बीएसपी नहीं हो सकता है? नहीं, बीएसपी नहीं हो सकता है, इसलिए ना कि बीएसपी इस मामले में खेल रही, जन समस्याओं को लेकर बीएसपी खेल रही। उसमें एक जातिवाद की वो आती थी, जातिवाद को लेकर ज़्यादा चलता था। ज़्यादातर उन्होंने तवज्जो दिया है शेड्यूल कास्ट को, और पर उनका ध्यान नहीं जाता था। कांग्रेस की अगर बातें की जाए तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी लगभग यहाँ पे अगर बातें की जाए, कांग्रेस 32 सालों से राजनीति में बाहर है। क्योंकि हमें लगता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने बहुत यहाँ पे उतार चढ़ाव देखे। 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे राजेश मिश्रा जी होते हैं। उसके बाद फिर 2009 में मुरली मनोहर जोशी के हाथ में आता है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहाँ से हो जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2014 और 2019 में रिपीट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभाल रहे हैं, पीएम है। तो बातें की जाए तो क्या कांग्रेस तरफ मुहर नहीं लगेगी जनता की, या क्या कमियां कांग्रेस में नजर आती हैं? क्या सजेस्ट करेंगे कांग्रेस के लिए आप? देखिए, कांग्रेस के मामले में हमारा ये कहना है कि पहले देश का एक कंट्रोलर था, जैसे इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जैसा नियंत्रक अब तक नहीं मिलेगा। आज इंदिरा गांधी होती तो उनके टक्कर में मोदी नहीं होती। तो उनके जैसा कोई नियंत्रक नहीं रहा है। जितने पुराने वरिष्ठ नेता थे वो लोग या तो मर चुके हैं, या पार्टी छोड़ के हैं, बस गए हैं, या कुछ लोग सेवा मुक्ति लेकर अपने घर बैठ गए। और ये जो प्रियंका हैं, राहुल हैं, इनको राजनीति का उनका उतना अनुभव नहीं है। तो कायदे से पार्टी का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कायदे से अपने कार्यकर्ताओं को गाइड नहीं कर पाते हैं। यही अंतर है, और मोदी जी में ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की बुलडोजर नीति कितनी कामयाब, कितनी फेल? हम सवाल इसलिए ले रहे हैं आपसे, जो जानकारी लेना चाहते हैं कि इसी बनारस में 1997 में हमें याद आता है कि यहाँ पे 4 गैंगस्टर का इनकाउंटर होता है। बबलू सिंह, विद्या तिवारी, राजेंद्र पांडे, पप्पू सिंह। 1 लाख से लगा के 25,000 तक के 4 गैंगस्टर का इनकाउंटर होता है। बीएसपी की गवर्नमेंट थी, मतलब बीएसपी की लीड कर रही थी उस समय मायावती जी। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो क्राइम ग्राफ कम करने के लिए श्री प्रकाश का इनकाउंटर होता 1998 में। बीजेपी के कल्याण सिंह थे, विकास दुबे का मामला रहा हो। तो ये जो दोनों सरकारें अगर इनकाउंटर की अगर बातें की जाएँ और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बातें की जाए, भयमुक्त समाज देने की बातें की जाएँ, तो किस नज़रिए में दोनों सरकारों को आप देखते हैं कि भयमुक्त समाज दोनों सरकारों में किस में जो है बेहतर रहा? क्योंकि एक जो फैसला जब आया था तो हमें याद आता है कि बीएसपी की गवर्नमेंट थी, और जब बाबरी मस्जिद वाले पे फैसला आना था हाई कोर्ट का, तो हमें याद आता है कि उस समय भी बीएसपी की गवर्नमेंट थी, तो कोई भी ऐसे दंगे वगैरह नहीं भड़के, उस समय काफ़ी कंट्रोल था। तो दोनों सरकारों में क्या अंतर आप देखते हैं? दोनों का, तीनों सरकारों में हम मानते ही देखते हैं कि सबसे अच्छा इसमें क्राइम कंट्रोल पर भाजपा की सरकार रही है। क्योंकि इस समय अपराधियों पर इस तरह का नकल बसा गया कि उनका या तो अंडरग्राउंड है या जेल के भीतर है, और बाहर निकलने की बात नहीं है। इतना खौफ पैदा कर दिया गया प्रशासन पर, दीजिए या तो अपराधी किसी और जगह अपना जगह बदलिए या अंडरग्राउंड। पर विपक्ष की अगर बातें की जाए तो विपक्ष का इसे ये कहना है कि केवल ब्राह्मणों के साथ जो है केवल ब्राह्मणों को ज़्यादा इनकाउंटर किया जा रहा है। जैसे एक जो विपक्ष का कहना है, कुछ लोगों के द्वारा कहना, कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, एक विशेष जाति की सरकार चल रही है जैसे इसमें। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अब इसमें जातिवाद का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए कि अगर माफिया हैं, अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, गुंडा एक से शामिल हैं, तो अपराधी भी, चाहे किसी जाति विशेष का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे सवर्ण हो। अगर अपराधी प्रकृति के हैं तो अपराधी हैं, इसमें जातिवाद कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अन्य सरकार पर इस पर दोष दिया जा सकता है। पूर्वांचल की अगर बातें की जाए तो पिछड़ेपन का शिकार रहा है यहाँ पे। इंडस्ट्री की अगर बातें की जाए तो अभी ऐसी कोई बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगी थी। यहाँ के युवा जो हैं, बेरोजगार जो हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर,
तमाम जगह जो है यहाँ से रुक कर रहे थे, रोजी रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रहे थे। स्किल इंडिया बीजेपी की जो है ये कितनी कारगर होगी? देखिए, कुछ पार्टी कार्यकर्ता लोग इसके लिए मांग भी की है कि एक पूर्वांचल राज्य बनाया जाए ताकि यहाँ का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मिल नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है, ज़्यादा कारखाने नहीं है, ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कोई विकास का कोई जरिया नहीं है और इसी वजह से यहाँ के लोग पलायन होकर बाहर जाते हैं। लेकिन यदि कहना ये है पार्टी कार्यकर्ताओं का कि कुछ पार्टी लोग मांग करते हैं कि पूर्वांचल राज्य हो जाएगा, इससे इसमें विकास की राह आगे दिखाई देगी। पूर्वांचल की अगर बातें की जाए, पूर्वांचल में ज़्यादा माफिया हैं, बहुत से यहाँ पे ऐसे हैं, बाहुबली हैं यहाँ पे, और बाहुबलियों का यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं से वर्चस्व चल रहा था। तो ये जो समीकरण जो है, जैसे जो पूर्वांचल जब अलग होगा तो क्या ये बाहुबलियों के हाथ में ये चला जाएगा पूर्वांचल? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बाहुबली अपनी जगह पर है, वो तो खैर नेस्तनाबूद सरकार अगर कई सरकार आ गई तो उनको नेस्तनाबूद कर देगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहुबली का वहाँ वर्चस्व होगा। अगर पूर्वांचल राज्य बनेगा तो विकास श्योर होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम जन्मभूमि की बातें कर लें, श्री राम मंदिर, ये तमाम जो चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जैसे जो आस्था की जो केंद्र बिंदु जो रही है, और बनारस में रिंग रोड वगैरह जो भी सब कुछ है, विकास मॉडल की जो बातें की जाए यहाँ की, जो दावे जो हैं वो कितना पूर्वांचल में फ़ायदा देंगे या केवल बातें रह जाएंगी केवल? नहीं, ये धार्मिक चीज़ है। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है वो तो धार्मिक चीज़ है, इससे किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। हालांकि ये विवादग्रस्त काफ़ी अरसे से चला रहा है, इस विवाद को भाजपा की सरकार ने पूरा किया है। यही नहीं, यहाँ काशी के बाद अयोध्या का विवाद दूर किया है और आशा है कि आगामी अगले सरकार में अगर भाजपा आ भी गई तो मथुरा का भी विवाद साफ हो जाएगा, वहाँ भी एक तीर्थ स्थान बन जाएगा। तो क्या इसका लाभ मिलेगा जनता जनार्दन का बीजेपी को? बिल्कुल लाभ मिलेगा इसका। धार्मिक दृष्टिकोण वाले, धार्मिक आस्था वाले लोग, श्रद्धालु लोग जरूर इसका बेनिफिट पहुँचाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, पत्रकारों पर जिस तरीके से लोगों का जैसे मतलब कि नज़रिया जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं से लोग जैसे अविश्वसनीयता जता रहे हैं इसमें पत्रकारों पर कि आप किस गुट के पत्रकार हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा देखिए, पत्रकार जो कायदे से इस पत्रकारिता करने वाला है उसका लाइन अलग होता है, जो अलग धंधे से किसी जुड़ा हुआ है उसकी बात अलग है। आईपा की मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुँचते हैं, राजनेताओं के पास पहुँचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचते हैं, उनसे हाल जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें मौजूदा स्थितियाँ क्या चल रही हैं, क्या उतार चढ़ाव हैं इस समय मौजूदा स्थितियों में, और अपने दर्शकों तक उनकी बातें पहुँचाते हैं। हमारी इस आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे? मुहिम तो बहुत अच्छा है, इससे जन जागरण होगा इससे, और लोगों तक हमारी बातें पहुँचेंगी। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर.के. गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि तमाम बिंदुओं के साथ जनता जनार्दन का वोट जो है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग सोच के साथ जनता जनार्दन अपने अगर बातें की जाए तो चयनित पार्टियों पर अपनी मुहर लगाएंगी। ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।